हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का ये हमारा अगला वीडियो होने वाला है। इसका टॉपिक क्या रहेगा? वही जो यूनिट 7 की श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें आनुवंशिक रोग वाली पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है, स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम वाली लाइन कंप्लीट कर दी है। उसके बाद ये अगला है सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी। तो देखिए, आपको पूरे यूट्यूब पर ना बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मतलब जिनकी संख्या भी नहीं है। उन वीडियो में और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, सिलेबस की लाइन में लिखा है सतत विकास की अवधारणा। अब ये भी हो सकता है ना कि अवधारणा से कोई कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ लिया जाए, या तो फिर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए, कथन कारण वाला पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसा तो वहाँ आयोग ने लिख के नहीं दिया है कि हम फैक्ट वाइज पूछेंगे। और उसके आगे लिखा है एसडीजी, मतलब सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो। तो 17 तो हमको याद करना ठीक है, लेकिन उसके पहले की उसकी जो अवधारणा है, बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। और पूरी संभावना है कि कथन कारण में या फिर कथनों में प्रश्न बने, क्योंकि अवधारणा के प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। उसमें एक एक लाइन को समझना ज़रूरी है। उन्हीं चारों लाइनों में से एक या दो या तीन लाइनें गलत होगी, तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सी लाइन गलत है। तो इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, इसके पहले के वीडियोस में मैंने ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से रिलेट करके सारी चीज़ें आपको रटा दी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन ज़्यादा है। कुछ फैक्ट है, जैसे 8-10 फैक्ट ऐसे जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, और एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर चाहे जैसा प्रश्न है आपका गलत नहीं होगा। और इसके बाहर तो कुछ जाएगा नहीं है। इग्नू के नोट्स की PDF मुझे मिली थी इंटरनेट पर, वहाँ से मैंने निकाल के लाई हूँ, आपको पढ़ाती हूँ उसमें। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि सतत विकास का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। इसमें इन्होंने टॉपिक दिए है, उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना, सतत विकास का अर्थ, उसका स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, सतत विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत और विशेषताएं क्या है, निष्कर्ष और शब्दावलियाँ। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, उद्देश्य, कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें समझ पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी बातें समझेंगे? एक तो सतत विकास का अर्थ और स्वरूप क्या है ये समझ जाएंगे, और उसके क्षेत्र की व्याख्या समझ जाएंगे, और सतत विकास की क्या सिद्धांत और विशेषताएं हैं वो समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना की बात करते हैं हम। प्रस्तावना मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप की, बैकग्राउंड क्या था, क्या ज़रूरत पड़ गई, विदेशों में किस देश के वैज्ञानिक ने ऐसी कौन सी बात कही थी, किसके दिमाग की उपज है, किस संस्था की उपज है, इसको क्यों लाया गया, दिमाग में क्यों आया, नहीं इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें। तो इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि विजिबिलिटी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये इतना ही जूम होगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, विकास के साहित्य में सतत विकास की महत्वपूर्ण भूमिका और स्थान है। सतत विकास विकसित और विकासशील देशों दोनों के विकास विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और राष्ट्रीय नेताओं के बीच तर्क वितर्क और बातचीत का केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों, उसके अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और आयोग और विश्व नेता सतत विकास के महत्व को समझते हैं। वे निर्णायक दृष्टिकोण के हैं जो वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का मूल्य घटा रहे हैं, जो कि भावी पीढ़ियों के लिए संभातन विनाशकारी है। क्या भविष्य की पीढ़ियों को, और न केवल वर्तमान पीढ़ियों को, उन पृथ्वी संसाधनों की आवश्यकता है? और वे क्या उत्पादन करेंगे? अत्यधिक खेतों जंगलों का विनाश, आर्द्र भूमियों का भरना, सभी कुछ जनसंख्या विस्फोट से चालित हो रहा है। अतः अंततः उन्हें स्वयं नवीनीकृत करने के लिए तथाकथित नवीकरणीय संसाधनों की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा है, वे निरंतर आगे उत्पादन नहीं कर सकते। एक निश्चित स्तर से परे वर्तमान में केवल अधिक प्राप्त करने की आकांक्षा भविष्य के लिए उत्पादन को कम कर देंगे। कुल मिला के वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी जितने भी संसाधन हैं, आप इनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हो। आप भविष्य की पीढ़ी के लिए तो कुछ भी नहीं रख रहे हो। सॉरी। तो क्या भविष्य की पीढ़ी को जब किन्हीं संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो क्या वो स्वयं उत्पादन कर लेंगी, तुरंत उत्पादन कर लेगी? तो नहीं कर पाएगी ना। तो इस बिंदु पर हमें लक्ष्य केंद्रित करना है, ध्यान केंद्रित करना है।
उन्होंने कहा है कि जिन मूलभूत प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता है वे है, क्या आर्थिक निर्णयों से उत्पन्न पर्यावरणीय उन्नति के परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ियों की स्थिति आज से और भी खराब होगी? क्या प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण जो विकास गतिविधि है ना, विकास गतिविधि के पैमाने में वृद्धि सतत होगी। सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के विषय में यह कहा जाता है कि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी पृथ्वी विरासत में मिलेगी जो केवल न्यूनतम है और हमारे आज से खराब नहीं है। यह शायद महान और उच्चतम आकांक्षाओं में से एक है जो हमें स्वयं को मनुष्य के रूप में तैयार कर सकते हैं। विश्व भर में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए यह व्यापक रूप से अनुभव किया जा रहा है कि जिस तरह की दुनिया हम अपने बच्चों और पोतों के लिए वसीयत करेंगे, पर्यावरणीय गिरावट के परिणाम स्वरूप बेहतर नहीं हो सकती, और जो आज किए गए राजनीतिक और आर्थिक फैसलों के परिणाम स्वरूप होता है। गंभीर चिंता का विषय यह है कि जो लोग आज आर्थिक विकास का लाभ ले रहे हैं, भविष्य की पीढ़ियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी के पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। कुल मिला के इनका कहना है कि आज जो बड़े बड़े राजनीतिक फैसले होते, दावे होते, वादे होते, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी योजनाएं, परियोजनाएं चला जा रही है बहुत बड़े लेवल पे, तो उससे पर्यावरण की क्षति हो रही। तो क्या ऐसी कोई गारंटी है कि इसकी प्रतिपूर्ति होगी? हम भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रख रहे हैं, उनको जो आवश्यकता रहेगी उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं? तो नहीं। आगे लिखा है कि सतत विकास जून 1992 में ब्राज़ील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को एक प्रमुख केंद्रित विषय है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जून 1992 में ब्राज़ील में जो आयोजित हुआ था पर्यावरणीय और विकास पे संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, उसका एक केंद्रित विषय था, तो सबसे पहले सतत विकास के बारे में कहाँ चर्चा की गई थी? तो ब्राज़ील में जो आयोजित पर्यावरणीय और विकास सम्मेलन था उसमें। कब? 1992 में, जून 1992 में। उसके बाद है वैश्विक स्तर पर सतत विकास की उपलब्धि, जनसंख्या वृद्धि और प्रति व्यक्ति उपभोग के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए विश्व समुदाय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिद्ध होने की संभावना है। देखिए, वैश्विक स्तर पर सतत विकास की उपलब्धि, जनसंख्या वृद्धि और प्रति व्यक्ति उपभोग के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए विश्व समुदाय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है ना। जैसा कि विश्व पर्यावरण और विकास पर आयोग ने देखा कि जलवायु परिवर्तन, ओजोन रिक्तीकरण और प्रजातियों की हानि जैसे वैश्विक कठिनाइयों के अतिरिक्त दबाव के बीच सतत विकास को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रीनहाउस गैसों में निरंतर निर्माण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन रिक्तीकरण और निवास स्थान की अधोगति के माध्यम से, आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, अधोगति के माध्यम से प्रजातियों को नुकसान की निरंतरता विकासशील देशों को कम प्रभावित नहीं करती है, जो कि पश्चिमी औद्योगिक राज्य है। ऊर्जा के चले रहे अतिरिक्त उपयोग इन कठिनाइयों को और बढ़ाते हैं और साथ ही वैश्विक जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि पर्यावरण के संकट के कारण अपनी भूमि से निष्कासित लोगों को पर्यावरणीय शरणार्थी कहा गया है। इस शब्द को वास्तव में मातृभूमि से वंचित लोगों का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया है। स्थिति के अत्यधिक निराशावादी पर्यवेक्षकों में से कुछ ने गर्मजोशी से कहा कि पर्यावरणीय गिरावट से सामाजिक अर्थव्यवस्था 21वीं सदी का पहले तिमाही में 60 मिलियन से अधिक पर्यावरणीय शरणार्थियों के अनुमान के सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक हो सकती है। देखिए, एक तरह से ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इसको बस पढ़ते चलिए, समझते चलिए। जहाँ भी लगेगा कि प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, मैं बिल्कुल बताऊंगी। इसमें सतत विकास के समर्थकों का तर्क है कि यह समग्र सततता में सुधार के लिए एक संदर्भ प्रदान करते जहाँ अग्रणी हरित विकास प्राप्त करने योग्य है। समावेशी हरित विकास सतत विकास का मार्ग है। यह विकासशील देशों को समृद्धि के स्तर पर लाने के लिए आवश्यक तीव्र विकास का समाधान करने का एकमात्र ढंग है जिसकी वे आकांक्षा करते और अभी भी गरीबी में जी रहे लगभग 1 मिलियन से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते और वैश्विक पर्यावरण की अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा करते।
इसमें देखिए आगे लिखा है सतत विकास के अर्थ में कि 1970 के दशक के आरंभ में सतत विकास संभवतः बारबारा वार्ड लेडी जैक्सन द्वारा अंकित किया गया था। प्रश्न क्या बनेगा कि सतत विकास को जो शब्द है, सतत विकास जो शब्द है किसने दिया था, तो बारबारा वार्ड लेडी जैक्सन। अब इन्होंने भी संभवतः बताया है, मतलब पुष्टि नहीं है, परंतु फिर भी यदि प्रश्न बनता है शब्द के बारे में कि सतत विकास शब्द है ना, तो बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन। माइकल जैक्सन सुना है, तो माइकल जैक्सन की जगह लेडी जैक्सन, और वार्ड, वो लेडी किसी वार्ड में रहती थी, और बारबरा है ना, बारबरा उस वार्ड का नाम था। तो सतत विकास शब्द जो है बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन ने दिया था। आगे देखिए, सतत विकास जो पर्यावरण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अच्छा, यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला तो सतत विकास शब्द है किसने दिया था, तो बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन ने। और ये कौन थी, तो ये पर्यावरण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की संस्थापक थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है उसके संस्थापक थी बारबरा वार्ड लेडी, और संभवतः इन्होंने ही सबसे पहले सतत विकास शब्द को दिया था। सतत विकास व्यापक रूप से लोगों, उनकी आर्थिक और सामाजिक भलाई और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों में समानता के विषय में है। उस संदर्भ में जहाँ पर्यावरण समाज के असंतुलन से आर्थिक और सामाजिक सततता को खतरा हो सकता है। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे मैंने दो फैक्ट क्या याद करा है। सबसे पहले तो जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन ने दिया था। और वो कौन थी, वो संस्थापक थी एक संस्था की। उस संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट उस संस्था का नाम है। यहाँ पर अगले तथ्य क्या दिए गए हैं इस विषय के संबंध में। सतत विकास की अवधारणा की विरासत का शीर्षक हमारा सामूहिक भविष्य के लिए पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इंटिल्ड अवर कॉमन फ्यूचर को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो इसे विकास के रूप में परिभाषित करते हुए कहता है कि भविष्य की पीढ़ियों की योग्यता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरत को पूरा करना आवश्यक है। इस प्रकार यह मानव की पीढ़ियों के भीतर न्याय संगतता और अंतर पीढ़ीगत न्याय संगतता की अनिवार्यता को भी पूरा करने का प्रयास करता है। देखिए सतत विकास के बारे में क्या है, इन्होंने बोला है सतत विकास की जो अवधारणा है तो उसकी जो विरासत का शीर्षक है हमारा सामूहिक भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। मैंने 3 प्रश्न आपको बना दिए। सबसे पहला तो जो वार्ड है, बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन, इन्होंने संभवतः सबसे पहले शब्द दिया था। उनकी जो संस्था है वो उस संस्था की संस्थापक थी, उसके बारे में दूसरा फैक्ट बताया। तीसरा फैक्ट, एक जो रिपोर्ट आई थी हमारा कॉमन फ्यूचर, उसमें क्या था, सतत विकास की विरासत का शीर्षक दिया गया था और इसमें परिभाषा भी दी है। कुल मिला के सतत विकास ऐसा है कि हमको ये नहीं करना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके सारे संसाधनों को हम खर्च कर ले, मतलब अंधाधुंध खर्च कर ले। आप इसको एक देसी एग्जांपल से ऐसा समझो कि जैसे कोई माता पिता है ना, कोई माता पिता है, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी संपत्ति अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे कि उनके भविष्य में जब बच्चे आएंगे तो उनके एजुकेशन पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन लगेंगे वो हम कहाँ से लाएंगे। क्या वो बच्चा आते से ही अपने लिए संसाधन खुद से बनाने लगेगा क्या। तो हमको ये चाहिए कि जो भी संसाधन है हम अपने बच्चों के लिए बचा के रखें, ताकि ये ना हो कि जैसे प्यास लगी तो कुआं खोदने निकले, तो इस तरह से परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो सतत विकास भी ऐसे ही बोलता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनका जो हक है वो आपसे उनसे नहीं छीन सकते। आपको उनका हक उनके लिए रहने देना पड़ेगा, और आपको अभी आपके पास जितने भी संसाधन है उनका ऐसे ही प्रयोग करना है कि उनके लिए भी सुरक्षित रहे। ये नहीं कि हम जिंदा है तब तक खा लिए, पी लिए, ऐश कर लिए, घूम फिर लिए, और जब संतति आ रही है तो वो परेशान हो रही है। तो सतत विकास एक व्यापक दृष्टिकोण में कुछ इसी तरह कहता है। देखिए आगे है,
सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान और भावी पीढ़ी के कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सततता के मुद्दों और विशेष रूप से संरचनात्मक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबी अवधि में विकास के साथ संबंधित है, जो राज्यों के गुणात्मक रूप से अलग अलग विशेषताओं या विचार के अंतर्गत प्रणाली के व्यवहार के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है। अगला देखिए, अगला है पर्यावरणीय हानि के वैश्विक और स्थानीय प्रभाव को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सतत विकास, विकास योजना और संसाधन प्रबंधन में एक पसंदीदा शब्द बन गया है। हालांकि इस अवधारणा की व्याख्या अभी भी अस्पष्ट है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास की विचार पर्यावरण संरक्षण से कहीं आगे तक पहुंचता है। अब देखिए, एक और रिपोर्ट का नाम है, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि जो सतत विकास शब्द है वो बारबरा लेडी जैक्सन है ना, बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन ने दिया था, एक संस्थान की संस्थापक थी। फिर एक रिपोर्ट आई थी अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामूहिक भविष्य, साझा भविष्य, उसमें उसकी डेफिनेशन भी दी थी। अब एक फैक्ट आगे ये है जहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या है या ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो ये सतत विकास से संबंधित है। वो कहती है कि सतत विकास का जो विचार है पर्यावरण संरक्षण तक ही नहीं है, उससे आगे की बात करता है ना। सतत विकास का जो हमारा विचार है पर्यावरण संरक्षण से आगे की भी बात करता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का विचार पर्यावरण संरक्षण से कहीं आगे तक पहुंचता है, क्योंकि इसका अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन भविष्य में साथ ही साथ वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ तर्कयुक्त बनाए जाते हैं। यह सामंजस्य की निश्चित स्थिति नहीं है, बल्कि परिवर्तन की एक संतुलित और अनुकूल प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, सततता के लिए आर्थिक विकास के बीच संतुलन है ना, सततता के लिए आर्थिक विकास के बीच संतुलन। अर्थव्यवस्था में सभी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित है जो कल्याण में सकारात्मक योगदान प्रदान करते हैं, और पारिस्थितिक सततता सभी मात्रात्मक और गुणात्मक पर्यावरणीय कार्य नीतियाँ हैं जो पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य करती है और अंततः कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव भी डालती है। दोनों आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों को जीवित रहने के लिए निश्चित न्यूनतम शुरुआत की आवश्यकता है। अगला क्या लिखा है, संक्षेप में सतत विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन सभी सामंजस्य में है और मानव की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं। ब्रंटलैंड कमीशन की परिभाषा क्या कहती है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने का विश्व विकास रिपोर्ट 1992 द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया गया। अब 5 फैक्ट हो गए। कैसे? सबसे पहले बताया शब्द किसने दिया, तो बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन ने दिया। वो एक संस्थान है इंटरनेशनल लेवल का, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट उसकी संस्थापक रही है। फिर ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई है जिसमें सतत विकास के बारे में बताया है। एक रिपोर्ट है अवर कॉमन फ्यूचर, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई है, तो 1992। ये पूरी लाइन डेफिनेशन ना पूछते हुए पूछ लेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1992। अगला क्या बन सकता है, सतत विकास की परिभाषा से, कि सतत विकास में केवल वर्तमान में पर्यावरणीय आर्थिक विकास पे जोर दिया जाता है। तो ये कथन यदि ऐसा है तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों के संरक्षण की बात की जाती है। अगला देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के बीच जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी बताते चल रही हूँ। तो सतत विकास की अवधारणा पारंपरिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है जो आर्थिक विकास को आवश्यकता लेकिन पर्यावरण संरक्षण को विलास का साधन मानता है। पार्थ दास गुप्ता और कार्ल गोलान मैलर, ठीक है, 1990 में लिखते, क्या लिखते, पर्यावरणीय संसाधन गरीब देशों के लिए छोटे महत्व के हैं, वे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के संसाधन विलासिता की वस्तुएं और वे सार्वजनिक चेतना में बड़े स्पष्ट दिखाई देते।
जब आय उच्च होती है, पर्यावरण संसाधन केवल समृद्ध देशों की अति व्यस्तता है। यह अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है जो गरीब देशों में गरीबी की वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। हालांकि पिछले दशक में पर्यावरणीय क्षय के वैश्विक प्रभावों पर आंशिक पर्यावरणीय विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिवर्तन किया गया। खतरनाक घटनाएं जैसे बाढ़, अम्लीय वर्षा, मिट्टी स्खलन, मरुस्थलीकरण, ओजोन रिक्तीकरण, समुद्र प्रदूषण और संसाधन निष्कर्षण विनाश के अन्य चीज़ों के बीच परिलक्षित होती है। इस प्रकार संसाधन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कभी सोची हुई विलासिता की वस्तुएं हैं जो अब जीवन रक्षक प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आवश्यक रूप में पहचाने जाते हैं। नेता अब निरंतर की सामाजिक और आर्थिक विकास सतत होने चाहिए जो न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को भी पूरा करने में सक्षम हो। देखिए यहाँ पे नेता भी समझदार होते चल रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, इस संदर्भ में यह प्रश्न ये है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई का आकलन कैसे किया जाए? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ना चाहिए कि स्वयं को हमसे बुरी स्थिति में न पाए। मैंने उसी तरह बोला कि जिस तरह माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें बना के रखते, ये मुद्दा और अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि हमारे बच्चे न केवल हमारे कृषि रहित खेत, नष्ट हुए पहाड़, प्रदूषित पानी, हवा, घास के मैदान और रिक्त ओजोन को पूर्वजों से प्राप्त करते बल्कि हमारे श्रम के रूप में शिक्षा, कौशल, ज्ञान, भौतिक पूंजी का फल भी प्राप्त करते। उदाहरण के लिए वे प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी की उर्वरता में सुधार और पुनर्वितरण में निवेश से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। देखिए मैंने आपको जो एक साधारण सा एग्जाम्पल बताया था बिल्कुल इसी के आसपास का मर्म निकल रहा है। आगे प्रश्न, आशीष कोठारी इन्होंने किस वर्ष में कहा था कथन? तो 1993 में परिभाषा दी थी। इनका कथन है कि वर्तमान में परिभाषित सतत विकास की परिभाषा अंतरपीढ़ीगत अंतरजीवी असमानता की सततता को पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं करती और इसलिए खुशी, समानता, न्याय और शांति के विशाल मानवीय लक्ष्यों के दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, सतत विकास का स्वरूप क्या है देखते हैं आगे। इस बात पर विचार करते हुए कि अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए विरासत में क्या छोड़ते और क्या करते, हमें भौतिक और मानव पूंजी की पूरी श्रृंखला और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोचना चाहिए जो उनके कल्याण का निर्धारण करेगी। सतत विकास के सिद्धांत को अपनाने के लिए सोच में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। निर्णय निर्माण के लिए उपयोगी किए जाने वाले डेटा में संसाधनों की कमी और प्रदूषण की सही लागतों को प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि वे आय उत्पादक के कम होते संसाधनों के अब अल्पकालिक लाभों की अपेक्षा भावी पीढ़ियों को प्रभावित करता है और डेटा को वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, न कि उन्हें कम करना चाहिए जो अल्पकालिक प्रभावों के पक्ष में निर्णय लेते हो। मर्म समझने का प्रयास करो। जहाँ प्रश्न बनने वाला है, जहाँ संभावना है, वहाँ मैं आपको बिल्कुल हाईलाइट करके बता रही हूँ, लेकिन जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सीरी केसी वॉन्टेर्प ये पूछ लेंगे कि इस महानुभाव ने किस सन में कुछ कहा था? तो 1952 में उन्होंने कहा था कि मानवीय गतिविधियों को सीमित करके पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र के अधिक शोषण से बचने के कारण संरक्षण के लिए सुरक्षित न्यूनतम मानकों के उपयोग पर जोर दिया जो इसे पर्यावरण निम्नीकरण को विराम देने और रद्द करने के लिए असंवैधानिक बनाते हैं। इस प्रकार सतत विकास के विचार के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों प्रणालियों के लिए स्थानीय सीमा स्तरों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील जैसे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि विकास के लिए वनों की कटाई आवश्यक हो जाती है, लेकिन यह वैश्विक पारिस्थितिक सततता के लिए घातक और हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जब एक देश तेजी से जनसंख्या वृद्धि या आकस्मिक शहरीकरण का अनुभव करता है, तब सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी वृद्धि प्रमुख विकास समस्याएं छिपा सकती है। वही कठिनाई उत्पन्न होती है जहां विश्व किसी देश या किसी क्षेत्र से कच्चे संसाधन की मांग करता है जो वैश्विक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और संक्षेप में, जब हम सततता को परिभाषित करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें उत्तर में खाद्य नीतियों से बाहरी खतरों और दक्षिण में जनसांख्यिकीय दबाव है ना, जनसांख्यिकीय दबाव से आंतरिक खतरों दोनों का अध्ययन शामिल हो, तब तक यह भ्रम बना रहेगा। फिर आगे के कुछ फैक्ट दिए, देखिए ये सब आप पढ़ सकते हैं।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ से प्रश्न बनेगा वहाँ मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, एक सामाजिक आयाम पूछ सकता है कि भाई सामाजिक आयाम क्या है, इनमें किन किन बिंदुओं को रखते हैं। तो शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, उत्तम शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, जेंडर समानता। जेंडर समानता किस में है? 5 में जेंडर समानता है। अच्छा स्वास्थ्य 3 में है। शून्य भूख किस में है? 2 में है। उत्तम शिक्षा 4 में है ना। इसके अन्य पहलू देखो। आर्थिक आयाम की बात की है, कोई गरीबी नहीं, पहले नंबर का एसडीजी है। स्थायी अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, सभ्य काम और आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिम्मेदारी, खपत और उत्पादन। अगला है पर्यावरणीय आयाम। सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम में अनुकूल पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7वें नंबर का, उद्योग, परिवहन और ऊर्जा से उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने जो ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण में योगदान देने पर जोर दिया है, नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही 13 नंबर में है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जबकि प्राकृतिक आवासों के जीवन रूपों का जल के नीचे का जीवन 14 नंबर में है और जल के ऊपर का मतलब पृथ्वी पर या भूमि पर 15 नंबर में है। तो उनका सम्मान करना और रक्षा करना शामिल है। संस्थागत आयाम, इसमें क्या है? उद्योग, नवाचार, बुनियादी, ये 9वां सतत विकास लक्ष्य है। मजबूत वित्तीय संसाधन, शांति, न्याय, मजबूत संस्थान, ये 15 नंबर का है। सतत शहर और समुदाय, सतत विकास लक्ष्यों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सब सम्मिलित है। अब मुद्दे की बात आ गई है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 2015 और 30 के बीच वैश्विक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 17 अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित लक्ष्यों का समूह बनाया है। प्रश्न देखिए यहाँ से बनेगा, बताती हूँ कहाँ से बनेगा। अभी तक आपने हर कहीं यही पढ़ा होगा कि 17 विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य है, 17 है, लेकिन उसके लक्ष्य कितने हैं? 169 उसके लक्ष्य है। ठीक है, 169 लक्ष्य है और 232 उपसंकेतक है। एसडीजी को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है, जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों तथा गरीबी को समाप्त करने, ग्रहों की रक्षा करने हेतु कार्यवाही की मांग करता है और लोग 2030 तक शांति और समृद्धि का आनंद ले सके। अब देखिए, इसका वाचन ही करना है। पहला, कोई गरीबी नहीं। दूसरा, भूख नहीं। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। और चौथा है उत्तम शिक्षा। 5वां है जेंडर समानता। कैसे याद रखोगे? घर के अंदर क्या होता है, 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती, लेकिन जो मम्मी होती है आपस में समन्वय बनाने की कोशिश करती है कि मेरे 5 बच्चों को एक समान सुविधाएं मिले। उनके लिए लड़का लड़की सब समान होता है। तो जेंडर समानता 5वां। 6वां है स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7वां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है उचित कार्य आर्थिक विकास। 9 से नवाचार, तो उद्योग, नवाचार, बुनियादी। 10 से असमानता कम करना, तो जब 10वीं कक्षा के बाद बाहर पढ़ने जाते तो बाहर की असमानता कम करना। 11वां है सतत शहर और समुदाय। 12वां जिम्मेदार उपभोग का उत्पादन और 13वां जलवायु कार्यवाही। 13वें को बड़े मज़ेदार तरीके से याद रखा है कि किसी को बहुत जलन हो रही थी, जल से जलन हो रही थी, तो वायु आई और उसने उसको बुझा दिया। फिर अगले बार उसको बोला कि भाई वायु से भी तेरी जलन नहीं बुझ रही, तो एक काम कर, जल के नीचे चले जा। तो जल के नीचे गया। फिर वो जब ऊपर आया तो उसने देखा कि जो भूमि का जीवन है बहुत सही है। फिर शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं बनाई और अपने लक्ष्य के लिए साझेदारी से काम करने लगा। अगला है 6 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को महासभा द्वारा अपनाया गया। प्रस्ताव में संकेतकों के साथ प्रत्येक लक्ष्य के लिए विशेष कार्य की पहचान की जाती है, जो प्रत्येक कार्य के प्रति विकास के मापक के लिए उपयोग किया जा सके। एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और नागरिकों की साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर ग्रह छोड़ सके। इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला दिया है। तो अपने काम का नहीं, सिद्धांत और विशेषताएं वैसे भी सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में जो था सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा और एसडीजी,
तो अवधारणा आपने थ्योरी वाली समझ ली, 17 विकास लक्ष्य होते ये समझ लिए। अब इसकी रैंकिंग कौन सी है, तो इकोनॉमिक्स के लिए जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगी तो उसमें आपको अच्छे से बता दूँगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और निरंतर पढ़ते रहिए। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। देखिए बहुत मेहनत लगती है, पहले खुद समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते, उसी के बाद आपको समझाने के लिए हम यहाँ आते। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। निरंतर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और इस पीएससी के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।